नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे। तरुण सत्संगी हैं यूनिवेस्ट से, और साथ ही हमारे साथ अमित खरे हैं GCL से, गंगानगर कमोडिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हमारे साथ दिलीप काबरा भी होंगे, जिनसे हम पल्सेस मार्केट का आउटलुक जानेंगे, और साथ ही नीरव देसाई होंगे GGN रिसर्च से, उनसे हम तिलहन मार्केट का आउटलुक समझेंगे। सबसे पहले बात सोने चांदी से करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर आज सीमित दायरे में है। आगे क्या होगा, अगला हफ्ता क्या रहेगा और आज के लिए क्या रहेगा? तरुण जी, आप बताइए, क्या लग रहा है? गोल्ड की चाल यहाँ से एक तरफा रैली चल रही है, ये चलती रहेगी, कब तक चलेगी, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? हाय, गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हमने लास्ट वीक कहा था कि गोल्ड जिस तरीके से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल है ग्लोबल मार्केट में, ट्रम्प टैरिफ की वजह से सेफ हेवन बाइंग भी हमने देखा आते हुए, और ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर 60-70 और डॉलर्स का मूव दे चुका है। हमें ऐसा लगता है जो मीडियम टर्म रैली है दैट विल कंटिन्यू फॉर अ वाइल, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड है। प्रॉब्ली 28-30 के आसपास प्राइस अगर आते हैं ऑन प्रॉफिट बुकिंग, तो वहां पर एक्चुअली बाय करना बेटर रहेगा, नॉट एट अ करंट लेवल। गोल्ड पर आपकी राय क्या है, अमित जी? नमस्कार रिजवान जी। मेरे को लगता है मुनाफा वसूली गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि RSI लगभग 84 के आसपास है, जो कि एक ओवरबॉट की सिचुएशन यहाँ पे सजेस्ट करता है। तो लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो 84,850 के आसपास प्राइसेस अगर मिलते हैं तो वहाँ पे इंट्राडे के लिहाज से ट्रेडर्स को बिकवाली करके चलनी चाहिए। नीचे में 84,200 रुपए का टारगेट रखें, ऊपर में 85,100 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेडर्स को फॉलो करना चाहिए। को लेकर अमित जी क्या व्यू है? चांदी आज अब लाल निशान में जाती दिख रही है, 95,600 के नीचे आ गई है। मामूली कमजोरी है, शुरुआती ट्रेड में यहां पर तेजी दिख रही थी 200 रुपए तक की। क्या नीचे अब आएगी चांदी? क्या आज अगर किसी को ट्रेड करना हो तो अमित जी क्या राय है? सिल्वर में देखा जाए तो इसका जो लास्ट हाई था वो 96,500 के आसपास का था। अभी मैं जैसा कि चार्ट देख रहा हूँ, 12 दिसंबर 2024 का हाई था 96,500 के करीब, और अभी रिसेंट में इसने जो हाई बनाया 2 दिन पहले वो भी 96,400 के आसपास बनाया। तो 96,000 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से एक ट्रेडर्स को बिकवाली का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 96,600 रुपए के ऊपर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लगाएं। नीचे में 94,000 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है इवनिंग सेशन तक सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। आप बताइए तरुण जी, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या बन रहा है? किस तरह की चाल चांदी की यहां से दिख रही है? ओवरऑल मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। जिस तरीके से बेस मेटल्स में भी हमने काफी अच्छा रैली देखा है और वो लाइकली है कंटिन्यू करेगा। चाइनीज स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म करना चालू कर दी है, सो ऑल टुगेदर वहां से सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि ओवर एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है, एंड 96,500 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज होना जरूरी है प्राइसेस को। अगर वो नहीं होते तो प्रॉब्ली यहाँ से 1,000-1,500 रुपए का करेक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये व्यू है सोने और चांदी को लेकर। बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चा तेल कल 2% तक की गिरावट दिखी थी, लेकिन आज दायरे में है, 6,215 रुपए के करीब M6 क्रूड पर है, और $74.5 के ऊपर ब्रेंट का भाव है। तरुण जी बताइए, क्रूड पर क्या राय है आपकी? क्या लग रहा है, क्रूड में आगे कुछ रिकवरी लौटेगी क्या? आई थिंक ऑलरेडी हमने $80 से $70 के आसपास प्राइस आते हुए देखे वन साइडेड, जब से ट्रम्प ने अनाउंस किया कि यूएस में वो सप्लाई बढ़ाएंगे, साइमल्टेनियसली ओपेक को अर्ज किया सप्लाई बढ़ाने का। बट ईरान पर अगर सैंक्शन लगती है तो डेट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेस, क्योंकि वहां से सप्लाई कम हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है $70.50 काफी अच्छा बेस है फॉर शॉर्ट टर्म। इसके नीचे कल भी प्राइस नहीं गए और इस हफ्ते भी नहीं सस्टेन कर पाए। हमें ऐसा लगता है अगर वो लेवल नहीं कटता तो हो सकता है कि एक 74-75 इन शॉर्ट टर्म में प्राइस अपसाइड में आ सकता है। बताइए अमित जी, कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या क्रूड का? क्रूडल में देखा जाए तो एज पर जो है चार्ट अभी थोड़ा सा वीकनेस अभी मेरे को लग रहा है जारी रहेगी। प्राइजेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ऑप्शन में ट्रेड बनाया जा सकता है। 6250 के आसपास जैसे ही फ्यूचर का प्राइजेस मिलता है वहां पे 6200 की पुट जो है ट्रेडर्स को खरीदारी करके चलना चाहिए। 6150 जैसे ही फ्यूचर प्राइजेस आते हैं वहां पे मुनाफा बुक करें। स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का लगाएं, और लगभग टारगेट देखा जाए तो 40 से 50 पॉइंट का इसमें हो सकता है। 6250 के आसपास आने पर ही बिकवाली का ट्रेड लेना है या फिर पुट में खरीदारी करनी है। बेस मेटल्स में आज
सारे मेटल्स तेज नजर आ रहे हैं। जिंक, कॉपर में तो वो 1% की तेजी, एल्युमिनियम भी ठीक ठाक तेजी दिखा रहा है। अमित जी, आपकी टॉपिक क्या होगी, क्या खरीदना पसंद करेंगे आज? पहले नंबर पे हम जिंक को रखेंगे। काफी समय बाद वापस फिर से 270 के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन कर रहा है, और 270 देखा जाए तो इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो 270 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी करके चलना चाहिए। 274 रुपए का टारगेट रखें, 268 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय क्या है, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स पैक से? कॉम्प्लेक्स एज अ होल आउटलुक काफी अच्छा है, स्पेशली एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक का। बट हमें ऐसा लगता है कि कॉपर थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड हो चुका है। पास्ट में भी देखा है कि 860 के ऊपर सस्टेन करने में काफी दिक्कत आई है कॉपर को, और अभी उसके आसपास है। और कॉमेक्स में भी 4.55 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। आई थिंक जब तक डिसाइसिवली 460 के ऊपर क्लोज एंड सस्टेन नहीं होता, फर्दर रैली नहीं देखने को मिलेगी, और शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है 15 से 20 ऑड पॉइंट्स का, अगर ऐसा होता है तो। बट नॉनदलेस अंडरटोन पॉजिटिव है। मेरे को भी लगता है जिंक अच्छा पोटेंशियल है, सपोर्ट से उठना चालू हुआ है। अगर फर्दर रैली आती है तो जिंक में ज्यादा देखने को मिलेगी। कोई भी करेक्शन आता है 269, 268 एंड हाफ तो बाय करना चाहिए। जब तक 264.5 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं होगा, जिंक में मुझे लगता है कि हायर साइड पर 273 से 275 के प्राइस देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, मेटल्स की बात हो गई। अब एनजी पर एक राय ले लेते हैं अमित जी से। अमित जी, नेचुरल गैस पे कोई कॉल है क्या? बिल्कुल, नेचुरल गैस जैसा कि देखा जाए कि सीजन जो है ओवर होने वाला है, अभी फरवरी मंथ लग चुका है, और चार्ट पैटर्न के लिहाज से देखा जाए तो एक रिवर्सल पैटर्न 300 के आसपास इसमें बना रहा है। तो मेरे को लग रहा है इंट्राडे के लिहाज से 300 के करीब एक बिगवाली का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए। 304 रुपए का स्टॉप लॉस लें, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में 288 रुपए तक के टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। 88 रुपए तक ये काउंटर फिसल सकता है। तरुण जी, आपको भी लग रहा है थोड़ी नरमी आएगी नेचुरल गैस में फिर से? या देखिए, ऑलरेडी सीजन जो है विंटर वो एंड होने को है, और टिपिकली हम देखते हैं टेम्परेचर फेब ऑनवर्ड्स राइज होना चालू कर देता है यूएस में, जिसके चलते डिमांड कम होती है सीजनली। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे एक्चुअली डिमांड कम होगी, और जिसके चलते हम प्राइस के अंदर करेक्शन आते हुए देखेंगे। 310 के ऊपर जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इट इज पॉइज्ड फॉर अ करेक्शन। प्रॉब्ली 265 देखने को मिले कपल ऑफ वीक्स के अंदर। अब एग्री मार्केट का रुख करते हैं। हमारे साथ नीरव देसाई हैं जीजीएन रिसर्च से। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त दिया। सर, ये अब क्या हाल है इंपोर्ट का? पाम तेल के इंपोर्ट तो लगातार कम हो रहा है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है सोयाबीन ऑयल का और साथ ही सनफ्लावर ऑयल का। अब ताज़ा रिपोर्ट क्या है, जो आगे के फॉरवर्ड मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे वो क्या इंडिकेशन दे रहे हैं सर? पाम का 3 लाख टन के अंदर रहा है। अब फरवरी मंथ का इंपोर्ट भी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। पाम प्रोडक्ट्स का 4 लाख टन के अंदर लग रहा है। साथ ही में पाम के जो इंपोर्टर्स, रिफाइनर्स, मार्केटर्स हैं, उनका कहना है कि पाम की लिफ्टिंग थोड़ी कम है। तो अदर ऑयल्स पे, रीजनल ऑयल्स एंड सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल पे थोड़ा ज्यादा कंज्यूमर शिफ्ट हुआ ऐसा लग रहा है। हमें कभी भी नहीं लगता था कि 5 लाख टन के नीचे पाम का कोर डिमांड आ सकता है। बट फिर वापस इंडिया ने वर्ल्ड को सरप्राइज किया है कि प्राइस के कारण इंडिया काफी सेंसिटिव है एंड वी स्विच ऑयल्स। वहीं अगर हम बात करें सोया ऑयल की, तो सोया ऑयल का इंपोर्ट इस मंथ में अराउंड 375 लाख टन के आसपास होता हुआ दिख रहा है फरवरी मंथ में, और मार्च मंथ में भी अराउंड 350 लाख टन के आसपास होता दिख रहा है। ओके, आप भाव के हिसाब से बात करते हैं, भाव किधर जाते आप देख रहे हैं? पाम में हालांकि थोड़ी तेजी भी अब बढ़ रही है, आगे क्या लग रहा है आपको? तीनों ही तेल में कौन ज्यादा तेज यहां से दिख रहा है? देखिए, सोया ऑयल सबसे चीपर है तो उसमें डिमांड मेंटेन रहेगी। पाम ऑयल में फॉरवर्ड मंथ्स में थोड़ा लोअर प्राइस होने पे बीच बीच में फॉरवर्ड मंथ्स पे डिमांड जा रही है। बट ये भी बोलूंगा कि नियर बाय में, क्योंकि इतना कम पाम हमने इंपोर्ट किया है, तो कुछ ना कुछ पाइंग पाम में भी जाएगी। जहां सन की बात करें, अब सन प्योर उसकी कोर डिमांड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। साउथ में भी हाल फिलहाल में सन ऑयल रिफाइंड पामोलिन से थोड़ा ऊंचा हो गया है। तो सन में मैं बोलूंगा कि उसकी कोर डिमांड की तरफ जाएगा। तो उसमें बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन रिडक्शन और थोड़ा सा ये जो रशिया में भी प्राइस पैरिटीज में इशू आ रहे हैं ड्यूटी बढ़ने के बाद और ये करने के बाद, तो वहां पे बिकॉज ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट भाव थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं।
और यहाँ सोया में और फॉरवर्ड पाम में थोड़ा डिमांड इंडिया के रहने से प्राइस सपोर्टेड रह सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं। शुक्रिया नीरव जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि तेल तिलहन मार्केट में क्या चल रहा है। अब शुरुआत करेंगे दलहन मार्केट की खबर से। हमारे साथ दिलीप काबरा हैं श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से। शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त दिया। सर, मसूर को लेकर हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 31 मार्च से पहले ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को बंद करने पर सरकार का विचार चल रहा है। हालांकि इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल से मंजूरी के बाद ही इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन आएगा। सोर्सेज कह रहे हैं कि हो सकता है अगले हफ्ते तक इस पर कुछ फैसला हो जाए और नोटिफिकेशन आ जाए। आपको लग रहा है सही समय है, क्योंकि अराइवल्स के टाइम आने वाले हैं। मसूर के, चने के किसानों में चिंता काफ़ी ज़्यादा है। मसूर तो अब एमएसपी के नीचे भी है काफ़ी ज़्यादा। क्या लग रहा है आपको, क्या इस तरह के फैसले करना ज़रूरी भी है और आ भी सकता है? आपके पास क्या खबर है सर? दिलीप जी, चलिए दिलीप जी का फ़ोन ड्रॉप हो गया है, वापस से उनको कनेक्ट करेंगे। लेकिन खबर जो है उसे मैं डिटेल से बता देता हूँ, तब तक वो फ़ोन लाइन पर आ जाएंगे कि 31 मार्च से पहले ड्यूटी फ्री इंपोर्ट बंद करने पर मसूर का विचार चल रहा है। दिलीप जी हमारे साथ है। दिलीप जी, क्या लग रहा है आपको, मसूर इंपोर्ट बंद करने का वक्त आ गया है? मतलब ड्यूटी बढ़ाने का वक्त आ गया है? जीरो ड्यूटी जो चल रही है उसे खत्म करना चाहिए अब? अभी तो खत्म होने का 1-2 महीना चांस है। अभी तो मार्च महीने में क्रॉप आएगा, कैसा क्रॉप आता है क्या है, बोलते क्रॉप बम्पर है। लेकिन इंडिया में मसूर का खपत बहुत ज्यादा हो गया है। ड्यूटी नहीं लगाए तो भी ये 6,000 के नीचे जाएगा नहीं। आज जो मार्केट है उन सब तो 6,000 बिकता है। गवर्नमेंट का जो प्राइस है उस प्राइस ड्यूटी लगाने का कोई मतलब नहीं है मसूर पर। ओके, मसूर पे ड्यूटी लगानी चाहिए। लेकिन सर मंडियों के जो दाम हैं वो 5500 से 6500 के बीच में है और आपकी एमएसपी 6,700 है। और अब अराइवल्स भी आ रहे हैं, आगे चुनाव भी है बिहार में, तो किसानों को तो चिंता तो होगी ही। क्या एक दो गवर्नमेंट 10 लाख टन का स्टॉक ले रहा है। गवर्नमेंट ने बोला मसूर लास्ट टाइम भी लिया था उन्होंने 8-10 लाख टन। अभी भी देखिए इस साल ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप काफी कम है, कनाडा का क्रॉप सब आ गया है। अब जो आएगा वो अगस्त सितंबर में आएगा। थोड़ा बहुत इंपोर्ट रहेगा 2-4 लाख टन का। यहाँ से आ नहीं रहा है, रसिया से। ड्यूटी लगाना नहीं लगाना गवर्नमेंट का हमारे समझ में, मसूर में नहीं, मटर में जरूर लगाना चाहिए, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा लो है। चने को, तुअर को मार रहा है। ओके, चने को लेकर क्या आप कहेंगे, क्या चने में नहीं लगाना चाहिए? चने में ड्यूटी के, चने में तो ये बंद हो जाएगा मार्च के बाद, इंपोर्ट ही बंद हो जाएगा गवर्नमेंट का। ओके, नहीं तो उससे पहले अगर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अराइवल्स का सीजन, हार्वेस्टिंग का टाइम है, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। मार्च के बाद ही आएगा। ओके, मार्च के बाद ही आएगा। और सर बाकी दालों के भाव को लेकर आपका क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है? देखिए मटर के हिसाब से उधर चने को भी धक्का दिया है, उधर मसूर को भी धक्का दिया है, उधर तुअर को भी दिया है। एमएसपी के अंदर आने का भाव एक ही है, ओनली मटर। ओके, चलिए शुक्रिया। 35 बिक रही है, 3500 में मटर मिल रही है। ओके, चलिए, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पर पीले मटर के इंपोर्ट पर सबसे पहले पाबंदी लगानी चाहिए, उससे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। आपको लग रहा है कि मसूर पर ड्यूटी लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, भाव नीचे में डिमांड भी बेहतर है। चलिए शुक्रिया दिलीप जी, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या मार्केट की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट दी। चलिए अब मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज जीरा और धनिया, ये दोनों काउंटर कमज़ोर नज़र फिर से आ रहे हैं। अमित जी, क्या राय है जीरा और धनिया पर? बिल्कुल, उसमें बिकवाली की ही सलाह है, क्योंकि 20,700 20,600 का जो सपोर्ट था, प्रीवियस लो था जीरा मार्च का, वो उसने ब्रीच कर दिया है। तो एक फ्रेश बिकवाली का प्रेशर हावी इस पे होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर चार्ट। मेरे को लग रहा है शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा 15 दिन की अगर मैं बात करूं, तो 18,800 तक के टारगेट मार्च वायरा जीरे में देखने को मिल सकते हैं। 20,600 के नीचे बिकवाली करके चले, 18,800 रुपए का टारगेट लगाएं, ऊपर में 21,600 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। वहीं पे अगर मसाले की, मैं दूसरे मसालों की भी बात करूं, टीएमसी और धनिया की, तो टीएमसी ओवरऑल स्ट्रक्चर वापस फिर से पॉजिटिव नजर आ रहा है। 13,400 के आसपास खरीदारी करें, 14,200 रुपए का टारगेट लगाएं, नीचे में 12,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे धनिया की अगर मैं बात करूं तो अभी 8250 का भाव चल रहा है अप्रैल वाला, 8200 के करीब इसमें खरीदारी करें, 8,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में 8500 रुपए तक के टारगेट धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी बिस्मिल जी। तरुण जी, पूरे ही मसालों पैक पर
धनिया जब तक 8000 के ऊपर है इसमें रैली देखने को मिलेगी। 8400 8500 देखा जा सकता है। जीरा पूरा सीजन जैसे मैंने कहा है नहीं चलेगा, तो वो अभी तक चला भी नहीं और अभी 20,000 के नीचे जाने को तैयार है। टर्मरिक मुझे ऐसा लगता है लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल सकती है और मुझे लगता है वंस अगेन ये 14,000 के ऊपर प्राइस जा सकते हैं। पर छोटा राय दे दीजिएगा। अमित जी क्या लग रहा है ग्वारसीड ग्वारगम में यहाँ से? ग्वारसीड ग्वारगम देखा जाए तो करंट में जो प्रीवियस लो थे वो ब्रीच कर दिए हैं इसने आज। तो थोड़ा सा वेट ऑन वॉच की स्थिति इसमें रहेगी। मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिन ग्वारसीड ग्वारगम में थोड़ा सा ट्रेड अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। अगर प्राइजेस फरवरी वाला 5300 के ऊपर वापस निकलने लग जाएंगे तो ही इसमें एक पॉजिटिव ट्रिगर दिखाई देगा। अदरवाइज जब तक 5300 के नीचे है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी इसकी कीमतों में बनी रहेगी। ओके, शुक्रिया अमित जी आपका, तरुण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शक।